अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला है आओ करें बातें तलाशे हल। मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन और इस पॉडकास्ट का मकसद आपको मालूम है कि इसमें हम बात करते हैं तौलीदी सेहत के हवाले से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से, और आपके सवाल हैं जो हम सामने रखते हैं डॉक्टर तायरा के, और वो जवाब देती हैं। इसके अलावा हमारे साथ शामिल होती हैं तस्नीम अहमद साहिबा, जो कि अक्स की एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं, और इसके साथ साथ वो इस प्रोग्राम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो जो सवाल करती हैं वो इन्हीं मसाइल से जुड़े हमारे जो माशरती रवैये हैं और जिस तरह से माशरा जो है वो इन तमाम मसाइल को देखता है, उस पर रिएक्ट करता है, उसके ऊपर वो सवाल उठाती हैं और डॉक्टर तायरा जो है वो कोशिश करती हैं कि उनके जवाब दें। तो ये कुछ इस तरह से हम इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। ये पॉडकास्ट है, इसमें आपकी शमूलियत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि आप लोगों के सवाल जो हैं वो हम शामिल करते हैं इस पॉडकास्ट में। आप अपने सवाल हमसे पूछते हैं 03330194 726। नंबर हमारा है जी व्हाट्सएप का 03330194 726। इस पे आप हमसे सवाल करते हैं। आप इसी नंबर के ऊपर अपना जो है अपनी रिपोर्ट्स भी हमसे शेयर करते हैं। सो ऑब्वियसली प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करते हैं जब हमारे साथ डॉक्टर तायरा और तस्नीम अहमद साहिबा शामिल होती हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पे जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लोग भी सवाल कर रहे होते हैं। जैसे ही मेरे पास मैं लोगों को शामिल करना शुरू करती हूँ, वैसे ही फिर हम आपके सवालात जो हमें व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मिलते हैं, रिसीव होते हैं, उसको फिर हम जो है वो शामिल करेंगे। इस वक्त मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह उन लोगों को शामिल कर सकूँ जो मेरे पास रिक्वेस्ट आए हैं। अभी तक मेरे पास डॉक्टर तायरा की और तस्नीम साहिबा की रिक्वेस्ट नहीं आई है इसमें शामिल होने की। तो जैसे जैसे शामिल होते हैं, मैं एक अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती चलूँ। ये प्रोग्राम जो है इसमें हमने अपनी जो हमारे देखने वाले हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी सेहत से जुड़ी कहानियाँ अगर हमें बयान करना चाहते हैं, जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले अरसे के अंदर हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी बीमारियों जो ख़वातीन से जुड़ी हुई हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है, और सालाना की बुनियादों के ऊपर उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। बात हम करें ब्रेस्ट कैंसर की, बात हम करें सर्वाइकल कैंसर की, इन बीमारियों के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो इस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी कुछ देखने वालों ने इस तरह की कोई बीमारियां एक्सपीरियंस की हुई हों और वो अपनी स्टोरीज़ हमसे शेयर करना चाहें, तो उस लिए हम ये प्लेटफॉर्म जो है वो उनको दे सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के अंदर ऑब्वियसली अगर आप अपनी शनाख्त नहीं बताना चाहते तो वो भी मख्फी रखी जाएगी, हम उसको ज़ाहिर नहीं करेंगे। लेकिन यह है कि और अगर आप अपनी शख्सियत बताना चाहते हैं, अपने नाम के साथ अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर करना चाहते हैं, तो तब भी हम शामिल कर लेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि इन कहानियों को सामने रखने का, लाने का मकसद ये है कि आप जो है अपनी कहानियाँ हमें बताएं, वो कहानियाँ हम लोगों के साथ शेयर करें, वो कहानियाँ हम लोगों के साथ शेयर करें, लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको बताएं, ताकि जिस किस्म की मुश्किलात का सामना उनको रहा है उन बीमारियों की वजह से, वो जो है वो हम उसको लोगों तक पहुंचाएं, उस पर बात करें, ताकि जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा जाए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास चीज़ें उस तरह से हम हेलो, एक्सपीरियंस कर अस्सलाम रहे होते हैं, वालेकुम। आज तो हम लेकिन यह कि सारे उनके ऊपर बहुत ही बात जल्दी जल्दी आ गए हैं। यस, ऑन टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ अस्सलाम कुछ वालेकुम। ये ना पूछिए कि ऑन टाइम आने में अलार्म भागे भागे, ये थोड़ा सा ब्रश और ये ये मेरी शाम की चाय का टाइम है। मैं साथ साथ खैर, दाल ये दा, दा, देखें, दाल सीवा भी खा रही हूँ और मैं बेड चाय टी भी पी पी रही हूँ। रही हूँ।
अच्छा जी, और डॉक्टर तायरा, आप ना न्यूयॉर्क, आपने बताया नहीं कि आप कहाँ से हमारे साथ, इतनी सुबह सुबह, वहाँ सुबह है, यहाँ पे तो हम शाम शाम की चाय पी रहे हैं। हाँ, नहीं, इस यहाँ पे न्यूयॉर्क में सुबह 8 बजे है। और अब देख लें, मैं आपकी यानी वैसे छुट्टियां हैं तो जाहिर है मैं उसके बहुत देर से तो नहीं उठती, लेकिन ये है कि यानी उठने की कोई जल्दी भी नहीं होती। लेकिन आज मुझे वो पुराने हिसाब से अलार्म लगा के हमारी उठना पड़ा। हमारी मोहब्बत में या हमारे ही पता नहीं किस नहीं नहीं, मोहब्बत समझिए, बहुत शदीद मोहब्बत। देखें फटाफट लिपस्टिक भी लगाई है आपकी मोहब्बत में। हाँ, मैं वही देख रही हूँ। मैंने कहा लोग ये अच्छा ना कहें कि वैसे तो तस्वीरें बड़ी चमक धमक के आती हैं, तो अभी जो है लेकिन खाली लिपस्टिक लगाई है और कुछ नहीं, लेकिन अभी ये मुर्दा हालत में पड़ी हुई है। अच्छा डॉक्टर तायरा, और मैं आपको बताती चलूं कि तस्नीम साहब, पिछले अरसे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को कम से कम अपने प्रोग्राम में शामिल करें इस तरह से कि अगर किसी की भी कोई केस स्टडी ऐसी है जो वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, खास करके वो बीमारियां जो हमने अभी रिसेंट ईयर्स में देखी हैं कि वो बहुत बड़ी हैं, चाहे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, सर्वाइकल कैंसर की बात करें। इसके अलावा आप क्या सोचती हैं कि अगर कोई अपनी कहानियां हमें बताना चाहे जिसको फिर हम प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं कि वो सिम्टम्स क्या थे, उसको हम किस तरह से जो है वो उसका इलाज अगर वो अच्छे तरीके से किया जाता तो वो बढ़ती नहीं, तो मतलब इस तरह की केस स्टडीज जो हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर हाँ सके। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। इनफर्टिलिटी रिलेटेड बहुत चीजें हैं, और यूट्रस का कैंसर, यूट्रस की एब्नॉर्मेलिटीज बहुत हैं उसमें। लेकिन जिसको कोई रिजर्वेशन ना हो सोशल मीडिया पे आके, क्योंकि ज्यादातर खवातीन को तो यही मसला है ना कि किसी को पता ना चले, लेकिन उसमें से अगर कोई आके शेयर करना चाहे तो हम उसको उनका रिकॉर्ड, और बेशक वो खुद रिकॉर्ड करके भेज दें, और आप बिल्कुल उसे प्रॉपरली एडिट करके आप प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, और उसके बाद हम उस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि ये क्या था, क्यों था, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। एग्जैक्टली अच्छा, और जहाँ आई एम सॉरी मैं तस्लीम साहिबा जी आपको बोलने से पहले कि आप शुरू करें, हमने वेबसाइट पे एक बहुत ही जो माहवारी से रिलेटेड सवाल थे जो आपको अक्सर रेपिटेशन में भी सुनने को मिले होंगे, उसका हमने ये किया है कि अली ने उसका एक बहुत जबरदस्त किस्म की वेबसाइट पे एक सेक्शन बना दिया है। तो अगर प्लीज माहवारी से रिलेटेड, जचकी से रिलेटेड, तो आप इन्फेक्शन से रिलेटेड मुझे वो फॉरवर्ड करो, क्योंकि लोगों ने अभी भी मेरा, I don't know why they don't send question directly to you people, लेकिन मेरा मैसेंजर तो टूट चुका है बिल्कुल। इतने ज्यादा मैसेजेस हैं कि लिटरली आई एम अनएबल टू रीड इवन जवाब तो मैं, और फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग कैसे सोच सकते हैं, मतलब उन्हें क्यों नहीं समझ आ रहा कि मैं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस के जवाब डायरेक्टली नहीं दे सकती। ठीक है, अच्छा अब लाइक कोई ऐसे, यहाँ पे तो मैं फिर भी बहुत सारा टॉपिक्स जो है वो डिटेल से डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन मैसेंजर में दवाइयाँ लिखना, मैसेंजर में 1-to-1 होके बात करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। मुझे तो अपने मेरे रुके हुए काम खत्म नहीं होते, मुझे वो समझ नहीं आता कि मैं किस वक्त ये सारा कुछ करूं। सो कहने का मकसद ये कि जो वो सेक्शन हमने बनाया ना, उसके अंदर हमने माहवारी से जितने भी सवाल थे जो अब तक के प्रोग्राम से पूछे गए हैं, वो बाकायदा तौर पर लिंक्स के साथ मौजूद हैं, जिनके जवाबात अगर इनको चाहिए तो वो ले सकते हैं, ताकि हमारे प्रोग्राम में रेपिटेशन वाला काम ना हो। तो वो मुझे भेज दो, मैं शेयर कर दूंगी। जी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। हमारी वेबसाइट है www.axresearch.com.pk। इस पे जाके उन सेक्शन से आप अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। सो तस्नीम साहिबा, अब ओवर टू यू, आप प्रोग्राम का आगाज। हाँ, मैं बिल्कुल करती हूँ प्रोग्राम का आगाज। पिछले दफा ताहिरा ने कहा था कि हम अगले प्रोग्राम में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, तो फिर पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या चीज़ है, मैं कहा नहीं यार ये मेटाबॉलिज्म से ही मुताल्लिक कुछ है, और फिर मैंने थोड़ा सा और सोचा तो हाँ इसमें हार्ट एलिमेंट्स, ब्लड प्रेशर और इस किस्म की चीज़ें जो आपके सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं। फिर उनकी वजूहात जो ज़्यादा नज़र आई वो यही थी कि मोटापा बहुत बड़ी एक वजह थी। तो बाकी तो तफसील डॉक्टर तायरा बताएंगी।
कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर असल में है क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि अच्छा, इसमें काफी हाँ, सारी चीजें थी जो मैं देख रही थी जब मैं गूगल सर्च भी कर रही थी कि बहुत सारी बीमारियां फिर लिंक होती चली जाती हैं, 3 बड़ी या 2 बड़ी बीमारी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, फिर इनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। तो ओवर टू यू तायरा, अच्छा, बॉल आपकी कोर्ट में। थैंक यू नसीम। असल में ना लोगों को समझ में नहीं आती कि एक बीमारी शुरू, और वो भी ये क्रॉनिक, इनको हम क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर कहते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, दीज आर क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर के हो जाए तो फिर बरसों चलेगा, और इसको, और ये खत्म नहीं हो सकता, मेंटेन हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, और एक जो है वो दूसरे से बड़ा शदीद लिंक्ड है कि यानी अगर किसी को शुगर हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ अरसे बाद उसको हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, या वाइस वर्सा कि किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो उसके बाद, और थायराइड के। मसला ये है, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स जो हैं ये हार्मोन बेस्ड हैं। शुगर जो है वो है ड्यू टू डेफिशिएंसी यानी इंसुलिन की कमी की वजह से। हाइपरटेंशन जो है वो वेस्कुलोपैथी यानी ब्लड वेसल्स के तंग होने की वजह से, और उसपे बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आते हैं। थायराइड जो है वो ये जो हमारा ये वाला है जिसे हम क्या कहते हैं उर्दू में, अब मुझे समझ नहीं आ रही, हलक जो है, थायराइड ही शायद कहते हैं, मुझे नहीं है उर्दू में इसका नाम हाँ, नहीं पता। आई थिंक थायराइड ही कहते हैं, हमने थायराइड ही सुना है सिर्फ। अरबी में मुझे पता है कि अरबी में हम जो मरीजों से पूछते हैं कि ये गुद्दा, और हालांकि वो गदूद से है, बुदूद। लेकिन गदूद, लेकिन सबको गुद्दा कहें तो समझ आ जाता है कि थायराइड की बात हो रही है। तो ये सब आपस में बहुत अच्छा। अब शुगर कैसे होगी या ब्लड प्रेशर कैसे होगा फ्रॉम द स्टार्ट? एक तो ये है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में, मैंने पहले भी बताया है कि ये साउथ एशियंस की जेनेटिक्स में चली गई है शुगर जो है, और होनी ही होनी है, अभी या कभी। अभी का मतलब ये है कि आज, यानी और कभी का मतलब ये है कि उम्र के किसी भी हिस्से में। अच्छा, मेरे पास अब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जी एक चीज है, एक टेस्ट का नाम सबको याद रख लेना चाहिए, वो सबको करवाते रहना चाहिए, वो है हीमोग्लोबिन A1C। अच्छा, ये किसी ने कहा है कि उर्दू में गिल्लड़ कहते हैं, याद आ गया वाकई। अच्छा, गिलहर, हाँ, गिलहर, बिल्कुल। गिल्लड़ कहते हैं, मुझे भी याद आ गया। थैंक यू फॉर करेक्टिंग अस। तो जो हीमोग्लोबिन A1C है या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये आपका डायग्नोस्टिक है, यानी ये तशखीस में 100% है कि अगर ये 6.5 से ऊपर हो जाए तो शुगर हो गई। अब कुछ मैसेजेस लोगों ने मुझे भेजे कि जी हमारी बीवी का या हमारे हस्बैंड का ये 8 है या 9 है। अब सोचें, 8 या 9 हीमोग्लोबिन A1C होने का मतलब ये है कि आपके जिस्म में शुगर बेइंतहा ज्यादा है और जिस्म के पास उसका कंट्रोल नहीं है। अच्छा, शुगर अगर बहुत ज्यादा हो और जिस्म के पास उसका कंट्रोल ना हो तो क्या होगा? हार्ट अटैक बहुत जल्दी होगा, फालज बहुत जल्दी होगा, गुर्दे फेल जिसको वो बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी ज्यादा शुगर को जिस्म हैंडल नहीं कर सकता। और लोग शुगर कहते हैं कोई नहीं, शुगर ही है ना। नहीं, ये शुगर नहीं है, ये साइलेंट किलर है, ये खामोश कातिल है, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों। अच्छा, जब शुगर इतनी ज्यादा होगी तो आपके पूरे जिस्म की जो खून की नालियां हैं उन पे असर होगा और ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा। तो दोनों, शुगर और ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, दोनों साइलेंट किलर्स हैं, और दोनों जो हैं वो हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा आम है। अच्छा, आम होने की वजह क्या है? एक तो मैंने आपको बता दिया, फैमिली हिस्ट्री। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खाना पीना। हम सारा वक्त कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्ब्स कार्ब्स कार्ब्स। अच्छा, कार्ब्स क्या है? रोटी, चावल, मीठा, ये सारा कुछ। अब लोग कहेंगे ये ना खाएं तो और क्या करें?
भाई दुनिया अब मैं में मुझे गिल्ट फील हो रही है, मैं दाल सेव खा रही हूँ। नहीं, थोड़ी थोड़ी खाना। अच्छा देखिए, मैंने उसके लिए एक तरीका वजह किया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं, आप खा भी सकते हैं। और देखिए, मैंने पाकिस्तान में लोगों को खाते देखा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गुलाब जामुन उठाया और पूरा का पूरा मुंह में, ठीक है, लड्डू उठाया और पूरा का पूरा मुंह में। उसका नुकसान क्या होता है कि वो इतनी ज्यादा कैलोरीज, जो कि एक लड्डू या गुलाब जामुन में हो सकता है 500 कैलोरीज हो, और आपने पूरे दिन में खानी है 200 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज। सोचे पूरे दिन में 2000 कैलोरीज को आप एक ही गुलाब जामुन या लड्डू से उसका सत्यानाश कर सकते हैं। नतीजा क्या होगा कि आप जब इस तरह अनकाउंटेड एंड अनलिमिटेड चीजें खाएंगे और उनकी ये बड़ी बड़ी बाइट्स बना के, तो आप शायद ले रहे हैं 4000 कैलोरीज दिन में। 4000 कैलोरीज आपका जिस्म डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। ये सोचें कि आपने एक ऐसे डब्बे में बहुत ज्यादा सामान डाल दिया है जिसमें इतनी जगह ही नहीं है। नतीजा क्या है? आपने कभी पेट देखे हैं लोगों के? I'm sorry to say that. It's not body shaming. Let me clear that. It's not body shaming. It's just It's being a unhealthy. medical expert. It's actually unhealthy. That's why I'm saying that being a medical expert, पेट बड़ा होना एक इंडिकेशन है कि आप अपनी डाइट अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आराम से जो फैट या चर्बी है, जो आपकी फालतू आपने कैलोरीज ले ली, बॉडी उन्हें फौरन कन्वर्ट करेगी चर्बी में, और वो डिपॉजिट होगा पेट के इर्द गिर्द। और पेट के इर्द गिर्द क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इजी स्टोरेज की एक फॉर्म है, यानी कि वहां पे चर्बी आराम से रह सकती है, पेट लटक सकता है, पेट बड़ा हो सकता है, पेट इतना बड़ा हो सकता है कि जिसकी कोई लिमिट ना हो। मैं तो सही बात है कि मैं अक्सर हंस के कहती हूँ कि जिस बंदे का मुझे बड़ा हुआ पेट नंबर नजर आ जाए, मैं उसको माइनस में डाल देती हूँ। तो आप लोग याद रखिए, अगर किसी ने मेरे प्लस में आना है तो प्लीज उसका पेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, दो चीजें ताहिरा, एक और मतलब आपके इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ ये कि जब आप एक्सप्लेन करें तो ये भी बताइए कि इन सारी चीजों का, जो 3 हमने बड़ी बड़ी बातें मतलब ली हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हार्ट का, शुगर का, हाइपरटेंसिव या ब्लड प्रेशर, इनका फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये भी जरूर बताइएगा। पे बहुत बुरा असर है कि आप जितने पीरियड्स के प्रॉब्लम है और जितने इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स है, वो सब इनसे जुड़े हुए हैं। मैं यही हैरान होती हूँ कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इट्स नॉट ओनली मोटापा विच इज लाइक लुकिंग या देखने में बुरा है, ये आपके सारे जो हार्मोनल सिस्टम है उसको तबाह कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बॉडी उसे इतनी ज्यादा फैट को और इतनी ज्यादा कैलोरीज को नहीं हैंडल कर सकती। अच्छा आप देखें, बात शुरू हुई थी इतना बड़ा लड्डू और गुलाब जामुन खाने से, और आप कह रही कि वो आप खा रही हैं। मैं लड्डू नहीं खा रही, मैं दाल सेव खा रही हूँ। थोड़ा खाना, एक दाना ऐसे खाते हैं जैसे वो दूल्हे को नहीं खिलाते, हल्का सा वो जो उसके ऊपर से बाइट करता सा। अच्छा, मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि मैं कभी कभार चाय, कभी कभार नहीं बल्कि दिन में 1-2 दफा चाय के साथ बिस्किट ले लेती हूँ, कि मेरी आदत है कि हल्का। लेकिन आप यकीन कीजिए कि एक बिस्किट का तीसरा हिस्सा या आधा बिस्किट, मैं कभी भी एक बिस्किट पूरा नहीं खाते। अच्छा, मैं पूरा डब्बा खा सकती हूँ ऐसे। नहीं, खाने को तो देखें, खाने को तो आप जो मर्जी खा लें, लेकिन मुझे हमेशा ये होता है कि नहीं, जबान के चस्के के नतीजे में मैंने अपनी बॉडी को तबाह नहीं करना, और कैलोरीज अपने जिस्म से बर्न करना यानी खर्च करना इतना मुश्किल काम है, स्पेशली जब आपकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाए। जवानी में तो फिर भी लोग सब कुछ डालते जाते हैं, अंदर डालते जाते हैं, और कुछ नहीं होता। हालांकि नुकसान उसका भी बहुत ज्यादा है कि वो शुगर आपको बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए कि जितनी कैलोरीज आप जिस्म के अंदर डालेंगे
उसको जलाने के लिए इंसुलिन ज्यादा चाहिए होगी, और जिसमें से ज्यादा इंसुलिन खर्च होगी, और जो इंसुलिन आप 50 साल में खर्च कर सकते हैं वो इंसुलिन आप 20 साल में खर्च कर देंगे। आप देखें ये वाली चीजें बच्चों के सिलेबस में या कम से कम कॉलेजेस के सिलेबस में शामिल होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आता कि गदर पढ़ाने से या वो पुरानी चीजें मुगल सल्तनत पढ़ाने से लोगों को क्या फायदा होगा, जब और जो चीजें फायदे की हैं उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता ताकि लोग बेटर लिविंग की तरफ जा सकें। अच्छा, मैं जिसको भी कहती हूँ कि आप ऑयल फ्री कुकिंग, बाज़ दफा मैं तस्वीरें भी लगा देती हूँ फेसबुक पे जस्ट टू टेम्प्ट लोग, तो लोगों का बड़ा ये होता है कि हाय इतना सूखा सालन, इतना सूखा सालन। अच्छा, इतनी तो मैं लाइक आपको सिर्फ अपने आप को ट्यून करना है, और वो ट्यून कैसे करना है कि जैसे देखें अभी भी दुनिया में बेइंतहा पॉपुलेशन हैं जो डिफरेंट खाने खाती हैं। जापानीज सुशी खाते हैं, ठीक है, और पता नहीं क्या कुछ खाते हैं। जो अंग्रेज हैं वो बिल्कुल ब्लैंड खाना खाते हैं कि नमक मिर्च। तो क्यों? इसलिए कि उनके टेस्ट बड्स ट्यून्ड हैं उन चीजों से फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। हम चूंकि इस तरह के खाने से ट्यून हो चुके हैं तो हमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस सर्कल को तोड़ना और अपने आप को एक और तरह से ट्यून करना कतई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि मैंने पूरा लड्डू नहीं खाना। एग्जैक्टली वो डॉक्टर आप हमेशा ये कहते हैं ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, खास करके जब आप डाइट की बात कर रही हैं और फिर आप उसकी बात कर रही हैं एक्सरसाइज की, क्योंकि आपने हमेशा ये कहा है कि एक्सरसाइज जो है ना इन तमाम चीजों का हल। अच्छा, अब हमारी खवातीन जिसको भी मैं एक्सरसाइज कहूंगी ना वो कहेंगे हाय असि घर ना काम करी ले। भाई घर का काम एक्सरसाइज नहीं है। घर का काम आपको एग्जॉस्ट कर सकता है, मेंटली एंड फिजिकली थका भी सकता है, बट दैट इज नॉट एक्सरसाइज। मुझे बताएं, घर का काम करने में जब तक आप पोछा ना लगाएं आपका पेट हिलेगा? और आजकल पोछा कोई लगाता ही नहीं है सिवाय मेरा ख्याल है घर में जो काम वालियां रखी हुई उनके अलावा। हाँ, अब वो भी बैठ के नहीं लगाती हैं, वो डंडे के साथ लंबा वो उन्होंने बात सुन ली होगी कि ग्रेविटी हर चीज नीचे खींचती है, तो वो बैठ के उन्होंने पोछा नहीं लगा। अब बैठ के कोई ना झाड़ू लगाता ना पोछा लगाता है, सब खड़े होकर। लेकिन आपका पेट तो कहीं नहीं हिलता, कमर तो कहीं नहीं हिलती, तो उस पे जो जमीनी उस पे जो मसल्स हैं वो कैसे हिलेंगे अपनी जगह से? इसलिए मेरा कहना यह है कि खवातीन लॉन के जोड़ों पे इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करें, खुदा के लिए। और मेरे ख्याल से ग्राइंडर और चॉपर की जगह सिलबट्टा वापस लाया जाए और उस पे पीसा जाए, तो फिर आप देखें कि पेट और हाथ सब अंदर। नहीं, उस पे ये कि सिर्फ आपका बाजू थक जाएगा और कुछ नहीं होगा, पेट को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो समझ रही थी शायद कुछ इतनी हिलजुल होगी कि एक्सरसाइज का मतलब ये है कि या तो आप कोई एग्रेसिव एक्सरसाइज जिम में जाके ज्वाइन करें, 1 घंटा वॉक करें। जिन लोगों को स्विमिंग की फैसिलिटी है, अब लोग कहेंगे कि ये क्या गरीब आवाम के सामने बातें करती हैं, इसीलिए मैंने फैसिलिटी कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको स्विमिंग की फैसिलिटी इनके पास होगी। अगर नहीं आती तो खवातीन प्लीज सीखिए। मगर इसमें डॉक्टर ताहिरा एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव देहातों में भी तालाब होते हैं, सब कुछ होता है जिसमें लड़के सब सारे स्विमिंग जानते हैं, सब तैरना जानते हैं, सब गोते खाते हैं। हमारे यहाँ की औरतों को, बच्चियों को कभी ये सहूलत देते ही नहीं है मुयस्सर। मेरी नानी, मतलब सोचे मेरी नानी एक्सपर्ट स्विमर थी और तालाब में सीखा था उन्होंने, बंगाल में। आप सोचे तालाब में और मुझे याद है हम लोग दोपहर में जाते होते थे तो हमें बहुत डांट पड़ती होती थी। हाँ, तो वही बात है ना कि ये कोई एलीट चीज नहीं है स्विमिंग हर बच्चा जो है वो सीखता है। लड़कियों को सबको ज्यादातर को आती है, मगर बच्चियों को आप नहीं सिखाते। और सुनामी वगैरह में सबसे बड़ा यही था कि लड़कियां इसलिए नहीं कर सकती, उनको स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए वो
बच नहीं सकी और दूसरे को दरख्तों पर चढ़ना नहीं सिखाया गया था, इसलिए वो अपनी जान नहीं बचा सकी। तो दो जो फैक्टर्स हमारे डिजास्टर्स में भी होते हैं, उसमें जेंडर का हाथ होता है। तो स्विमिंग मेरे ख्याल से अगर बच्चियों को भी इनकरेज करें तो वो बहुत आराम से कर सकती अच्छा, हैं। मैं आपको आप देखें, हम इंडिया मतलब पाकिस्तान बरे सगीर यानी कभी एक ही खिता था, ठीक है। बिल्कुल मैं स्विमिंग पे जाती हूँ, हर इंडियन पेरेंट उसमें अमीर वाला वो मैं तबके की बात नहीं कर रही, इट्स जस्ट द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास के माँ बाप दोनों छोटी छोटी बच्चियों को स्विमिंग पर सिखाने के लिए लाए होते हैं। 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 5 साल की, और मैं उन्हें देखती हूँ जब वो छोटी छोटी बच्चियां गहरे पानी में छलांग लगाती हैं और उसके बाद वो स्विम करती हैं, तो मैं दिल में सोचती हूँ कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। मैंने अपनी बेटी को 3 साल की उम्र से शुरू कराया था, एग्जैक्ट 3 पे। अच्छा, मैं मेरी दो हम सब ने एग्जैक्ट 3 पे शुरू करवाया था कि वही सही एज होती है। मेरे साथ एक मसला ये हुआ कि मैं खुद बहुत फोबिया था मुझे स्विमिंग से, कि मैं सीखने की कोशिश करती थी लेकिन फिर वो मैं अपने आप को यानी कि पानी के अंदर अपना मुंह नहीं डाल सकती थी। वही चीज फिर बच्चों में भी आई, क्योंकि ज़ाहिर माँ जब ना इतना वो रिलैक्स हो तो। लेकिन मेरे बच्चों ने बड़े होके सीखी, और मैं सब लोगों को कोई वो यानी से प्लीज इसे शो ना समझा जाए, जस्ट फॉर मोटिवेशन बता रही हूँ। मैंने पिछले साल और इस साल अभी स्विमिंग सीखी है। बिल्कुल, आप किसी भी उम्र में भी सीख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता कि मैंने फिर शुरू यानी बचपन के बाद यंग एज में मैंने सीखने की बहुत कोशिश की। आर्मी में बहुत पूल्स होते थे, लेकिन वही बात है कि मेरा डर और मेरा फोबिया। और फिर उसके बाद यहाँ आके बहुत दफा सीखने की कोशिश की, नहीं सीख सकी, लेकिन मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि या हुण तू नहीं थे या मैं नहीं। डॉक्टर तायरा, ये भी तो हो सकता है कि बाज़ औक़ात हो सकता है बहुत से लोग अपनी डाइट का भी ख्याल रखते हो, एक्सरसाइज का भी ख्याल रखते हो, उनको जेनेटिक ये मसले हों, तो मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तो पास हो ही रहे हैं, मतलब तो उसको फिर हम कैसे कंट्रोल? जी, तो उसका जवाब मैं ये बताती हूँ कि मेरी फैमिली में डायबिटीज इतनी ज्यादा है, शायद मैंने पहले भी कहा था कि मेरी अम्मी को अल्जाइमर हुई, जो कि डायबिटीज मतलब डायबिटीज भी बहुत ज्यादा, खाला का इंतकाल ही वो सिर्फ फालिद से हुआ। मेरे कजन्स उनमें से एक शायद रीनल फेलियर से फौत हुआ और सारा कुछ। तो इसका मतलब ये है, बताने का मकसद ये है कि हमारी जेनेटिक्स में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब जेनेटिक्स से मैं नहीं लड़ सकती, लेकिन मैं उन चीजों से जरूर लड़ सकती हूँ जिनके प्रमोट करते हैं या जो उसको प्रमोट करते हैं या जो उसको ज्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी डाइट का ख्याल कर सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ, अपनी कैलोरीज को वॉच कर सकती हूँ, हेल्दी लिविंग कर सकती हूँ। लड्डू नहीं खा सकती, गुलाब जामुन नहीं खा सकती। तो उसका रिजल्ट ये है कि देखें, अभी मैं लेट 50s में हूँ, और शुक्र है खुदा का कि अभी तक मैं अपने आप को उससे बच बचा के निकल रही हूँ। वजह सिर्फ ये है, वो मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल है और थोड़ा सा डाइट वॉचिंग है। तो ये अपनी जेनेटिक्स को हर कोई अपने हाथ में लेके कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। तो आज का मेरे ख्याल से जो हासिल है सारी हमारी गुफ्तगू का, वो यही है कि चीजें आपके हाथ में होती हैं। कुछ चीजें कुदरती होती हैं, उससे आप लड़ नहीं सकते, मगर उनकी एहतियात आपके हाथ में। और आप अगर लाइफस्टाइल हेल्दी है, आपकी डाइट बेहतर है, और उसके लिए कोई लंबी चौड़ी आपको कोशिश उस तरह से नहीं करनी, आपके आसपास ही वो चीजें हैं जिससे आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। शाइस्ता, हम रैपिड फायर शुरू करें ताकि लोग इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी, डॉक्टर तायरा प्लीज ऑयल की कंजम्पशन कम से कम, पकोड़े, समोसे, तली हुई चीजें और ऑयल के ऊपर जो, और सालन के ऊपर जो घी तैरता हुआ वो, और रोटियां और चावल। फिर लोग बड़े मुझसे हैरान होके कहते हैं तो फिर हम खाएं क्या?
अरे भाई खीरे खाएं, मूलियां खाएं, गाजरें खाएं, सलाद के आजकल पत्ते खाएं, ककड़ियाँ इतनी अच्छी आ रही हैं, वो खाएं। बिल्कुल वो खाएं। उसके बाद छलियां खाएं। फ्रूट में आप जामुन खाएं, तरबूज अमरूद खाएं। खाएं। नहीं, तरबूज बहुत मीठा है, तरबूज में मीठा बहुत है मीठा है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ गन्ने का जूस पीना सही है या नहीं है, ये तो ज्यादा हो नहीं, जाए। ओह खुदा मतलब का केदार हो जाएगा। खौफ करो। गन्ने से चीनी बनती है। एक्सरसाइज करने के बाद गन्ने का जूस पी रहे हैं लोग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बेसिकली जूसेस के वैसे ही खिलाफ हूँ, क्योंकि जूस से बहुत ज्यादा जो है वो कैलोरीज एकदम आपके जिस्म में चली जाती हैं। अगर आपको गन्ना अच्छा लग रहा है तो गन्ना ट्राई करें, उसकी एक गनी जो है वो खानी मुश्किल होगी, लेकिन ये कि नॉट एट ऑल गन्ने, यही तो दांतों के लिए चीजें बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल। दांतों के लिए लेकिन यही तो चीजें हैं जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशियंस की जेनेटिक्स में शुगर चली गई है, कि वो गन्ने के जूसेस और मिठाइयाँ और रोटियां और चावल और ऑयल और पता नहीं क्या कुछ अपनी खुराक का। और जो सुन रहे हैं वो एक दफा फिर प्लीज सुन लें, जिनके पेट बड़े हैं वो इस बात की इंडिकेशन है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल पे नहीं चल रहे। प्लीज अपना पेट छोटा कर लें। औरतों को बहुत बुरे लगते हैं, खवातीन को बहुत बुरे लगते हैं। सही अब बात है। मुझे नहीं पता अच्छा, कि वैसे जफर भाई को तो मैंने देखा हुआ है, उनका पेट कोई नहीं है। उनकी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट है, वो रोटी चावल कोई नहीं खाते, ना वो मीठा हाय खाते हैं। हाय, फिर वो मेरे भाई हैं बिल्कुल हाँ, पक्के। और जिम भी 1 घंटे का होता है, साइकिलिंग भी बहुत होती है, तो इसलिए वो फिर हालांकि तो टीवी पर नहीं आते फिर भी इतने, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे मैंने उनके देखा हिस्से है का मैं जो बहुत लोग खाती हूँ बैठ टीवी के। पर आते हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं इन चीजों का। इसका मतलब ये है कि मेरी तो उनके साथ खूब यानी कि निभेगी, कि मैं भी सारा वक्त यस यही खाती हूँ। यस, रोटी अच्छा चावल तो डॉक्टर तायरा, कहना हम जरा सवालों पे चले बिल्कुल। जाते हैं। हमारे बहुत से देखने वाले हमसे सवाल कर रहे हैं। महविश रहमान हमसे पूछ रही हैं कि हमारे पास क्रोमोसोमल और ऑटो इम्यून कॉजेस के लिए कोई अगर टेस्ट हैं तो प्रेगनेंसी लॉसेस की भी कोई अगर। जी, मैंने पहले भी बताया था, ऑटोइम्यून के लिए थ्रोम्बोफिलियाज स्क्रीनिंग है, थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग, और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, ये मैंने पहले भी बताया था, ये ऑटोइम्यून के लिए हैं। और क्रोमोसोमल एनालिसिस तो इट्स इन जनरल के आप देखते हैं कि क्या क्रोमोसोम्स किस तरह के हैं, 22XX या 22XY, और उसमें कुछ जीन्स, सारी जीन्स को तो स्टडी नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ जीन्स जो साइंटिस्ट ने डायग्नोज कर ली हैं वो स्टडी की जाती हैं। तो वो जिनके हो रहे हों रिपीटेड लॉसेस, वो माँ बाप जो हैं वो अपना क्रोमोसोमल एनालिसिस भी करवा सकते हैं, माँ बाप दोनों। और थ्रोम्बोफिलियाज जो हैं वो खातून करवाएंगी, और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी जो कि एक लॉस के 3 महीने बाद, यानी मिसकैरेज के 3 महीने बाद ये टेस्ट लिया जाएगा ब्लड से। अच्छा, एक सवाल हमारे पास जो आया है वो व्हाट्सएप नंबर पे आया था, मैं रिपीट कर देती हूँ, 033301942726। ये कह रही हैं जी, उम्र 38 साल है, शादी के 2.5 ईयर्स हो गए हैं, पहली प्रेगनेंसी ऑक्टोपिक थी, राइट ट्यूब जिसे 2 माह के ये कोई लेप्रोटमी जी हाँ, लेप्रोटमी के जरिए रिमूव किया गया। उसके बाद फिर वो ये कह रही हैं कि लेफ्ट ट्यूब को भी, राइट ट्यूब को फिर उन्होंने क्लिप की करवाया और लेफ्ट ट्यूब पेटेंट है। डे 2 टेस्ट ऑफ द साइकिल वो कह रही है LH 3.92 है, FSH 6.13 है, प्रोलेक्टिन 7.4 और डे 21 पे प्रोजेस्टेरॉन 17 है। प्रोजेस्टेरॉन कम है, इसका मतलब है कि एग नहीं बन रहा, तो किसी गायनोकोलॉजिस्ट से मिलके एग बनाने वाली दवाइयाँ ले लें, और थोड़ा कंसीव करने के लिए थोड़ा जल्दी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि एज 38 हो गई है, और अगर एग बनाने वाली दवाइयों के बावजूद कंसेप्शन नहीं हो पाती तो फिर IVF की तरफ चले जाएं, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ। अच्छा, एक सवाल इसी तरह टेस्ट ट्यूब के हवाले से, लेकिन वो बहुत ही, मुझे लगता है कि आप शायद उसको जरा और 2-3 बार उनकी हिदायत भी जरूर कर देंगी। पिछले साल नवंबर में एक साइकिल IVF का लिया था,
एग्स क्वालिटी के फेल हो गए थे, मैं कंसीव करना चाह रही हूँ, मेरे वसाइल और मामलात दोबारा आईवीएफ की इजाजत नहीं देते, बराए करम मुझे गाइड कर दे। डे 21 पे प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट की रेंज वो बता रही है 10 to 15 ब्रैकेट में, वेयर एज माई रिजल्ट वॉज 17। काइंडली गाइड मी। हाँ, तो वो ये उन्हीं का सवाल है। नहीं, ये दूसरा अच्छा, सवाल। 17 का मतलब वही है, ये 30 से ऊपर होना चाहिए। 30 या 30 से ऊपर का मतलब ये है कि एग बनता है। और देखें, हम लोगों ने टेस्ट करा के भेजने शुरू किए हैं, तो ये कितना आसान है इस सवाल का जवाब देना, ठीक है। बिल्कुल। तो 17 का मतलब ये है कि एग नहीं बन रहा, तो आप किसी एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट के साथ ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करें जो एग को मेच्योर करें। और मुझे नहीं पता पहले बच्चे हैं कि नहीं, पहले कोई बच्चे नहीं है। सवाल में इस तरह की अच्छा, कोई हिस्ट्री नहीं। और ठीक है, अगर कंसीव हो सकता है उससे दवाइयाँ अगर एग को मेच्योर कर दें, और आईवीएफ नहीं है आपकी रेंज में तो कोई मसला नहीं है। और वैसे अगर बच्चा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। जिंदगी में और बहुत कुछ है करने को, अपने आप को सिर्फ समझाने की बात है। बच्चा अडॉप्ट भी हो सकता है और बच्चे के बगैर भी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। अच्छा, ये सवाल अब इसी से अगला जुड़ा ही हुआ है। वो कह रही है कि 13 साल हो गए हैं शादी को लेकिन औलाद नहीं है। वही बात है कि ये बहुत ही यानी इस साल 13 साल शादी को हो गए, लेकिन अब मैंने पहले भी बताया था, आप टेस्ट करवाएं, हस्बैंड का सीमन करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं माहवारी के दूसरे दिन पे, माहवारी के 21वें दिन पे। और मैं तो उसमें फिर भी आपको कोई मशवरा ही दूंगी, तो आप किसी एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट से जाके अपना इलाज शुरू करवाएं। जाहिर है औलाद होने ना होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं लिखती भी रहती हूँ, बताती भी रहती हूँ। लेकिन ख़वातीन प्लीज़, अगर औलाद है नहीं है, रिसोर्सेज हैं नहीं है, किसी भी चीज़ को दिल से लगाने की कोई बात नहीं है। हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है। कितनी उम्र है यहाँ पे, 60 साल, 70 साल, ठीक है। औलाद हो गई तो ठीक है, मतलब बहुत खुशी वाली बात है। नहीं मिल रही तो उसकी कमी को से अपनी जिंदगी को जहन्नुम ना बनाएं। और अगर आप में ममता इतनी ज्यादा कूट कूट के भरी हुई है तो आप प्लीज एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। वैसे सब लोगों में ममता नहीं भी होती, लोगों ने सिर्फ उसे अपनी चैलेंज बनाया होता है फर्टिलिटी का। मैं अगर फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं, मेरे में कोई ममता नहीं थी और ना ही मुझे कोई यानी मैं बाज़ दफ़ा मेरे बच्चे कह देते हैं ये, लाइक नॉट लाइक मैं, वो कहते हैं मामा को तो माँ बनने का बिल्कुल शौक नहीं था, ये तो पता नहीं हमने मेरे जबरदस्ती बच्चे भी मेरे से यही सवाल करते हैं। पता नहीं हमारा ये अल्लाह तो ने आपको बच्चे की। हाँ। तो वो बात ये है कि कुछ औरतें मतलब मुझे नहीं समझ आती कि आप अच्छी खासी, यानी आप 20-22 साल की उम्र में जब आपकी शादी हुई, जब आप अभी फुल ऑफ लाइफ या एक बच्चा टाइप की खुद हैं, तो आपको गोद में बच्चा डालने की क्या जरूरत है? मुझे तो ये समझ में नहीं आती। मेरा ख्याल है ये सारी कंडीशनिंग है जो सोसाइटी जो है वो आपको ये ट्रेन करती है कि जी लड़की या औरत वही अच्छी जिसकी गोदी भरी हुई हो, जिसकी गोद बड़ी भी भरी हो। हुई हो। तो इससे ऊपर चले जाएं और अपने आप के साथ खुश रहना सीखें, तो जिंदगी तब भी गुजर सकती है। अच्छा, डॉक्टर तायरा मानू फातिमा भी हमसे यही सवाल कर रही है। वो कह रही है कि मैं इकलौती बेटी हूँ, इकलौती बहू हूँ, बहुत परेशान हूँ, औलाद नहीं है। फैसलाबाद में अगर कोई अच्छी डॉक्टर का बता दें तो प्लीज। फैसलाबाद का मुझे नहीं पता, लाहौर का मैं बता सकती हूँ। लाहौर फैसलाबाद से बहुत नज़दीक है। प्रोफेसर आमना यूसुफ हैं, लेडी एचिसन की प्रोफेसर हैं, प्रैक्टिस करती हैं सर्विसेज अस्पताल के सामने, कहीं कोई क्लिनिक है रेस कोर्स की साइड पे, आप उनको दिखा लीजिए। बहुत अच्छी ऑथेंटिक डॉक्टर हैं प्रोफेसर आमना यूसुफ। और फिर वही बात है, अकलौती, आपके माँ बाप ने भी तो अकलौतापन सहा था और ससुराल ने भी क्या का बच्चा भी अकलौता ही रहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं समझ आती कि पहले के बच्चा होने से यानी खुशी कैसे आ सकती है? खुशी चाहिए, एक बच्चा अडॉप्ट कर लें।
बहुत छोटी एज में कर लें, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी अडॉप्ट कर लें, आपके घर में एक लिविंग क्रीचर होगा, आपको उससे भी मजा आ जाएगा। जरूरी नहीं कि आप अपने पेट से ही निकालें। लेकिन देखिए फिर वो डॉक्टर तायरा, अब ये सवालात ऐसे हैं ना कि मैंने तो अभी पिछले दिनों एक डॉक्टर साहिबा का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात औरत के बच्चे भी होते हैं, लेकिन यह कि किसी बीमारी की वजह से उनको यूट्रस निकालनी पड़ जाती है। तो वो ऐसे केसेस बता रही थी कि बहुत सी खवातीन को सिर्फ यूट्रस निकालने के बाइस डिवोर्सेस का सामना करना पड़ा है। तो हालांकि उनके बच्चे भी हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो बच्चे पैदा करने की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, औरत के रोल को एज अ बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन के तौर पर देखा जाता है, तो फिर इस माइंडसेट को हम किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं? अपने पाँव पे खुद खड़े होके, जो आपको निकालना चाहिए आप उसे निकाल दें, दफा दूर, टांग मारें, परे करें। देखिए, जब तक औरत ये करना नहीं सीखेगी, वो अपनी जमीन और अपना आसमान, मैंने एक बहुत शुरू में लिखा था, औरत का अपना आसमान, औरत के पाँव के नीचे अपनी जमीन होनी चाहिए, अपना आसमान होना चाहिए। जब औरत इस खतरे और थ्रेट से बाहर निकल जाए कि मुझे निकाला जा सकता है, जिंदगी तो तभी है। उससे पहले क्या डर डर के जिंदगी, हाय हुणे कट देगा, हाय हुणे कट देगा, फिर मैं कितने और उसकी जावांगी। हाँ, ठीक है, और वो 50 साल भी हो सकता है, हाँ 60 60, साल भी हो सकता है, जब आप अपना सब कुछ दें। लेकिन जब आप उस खतरे से निकल जाएं, ये क्या मुझे निकालेगा, मैं खुद निकल जाती हूँ या मैं इसे निकाल देती हूँ। ठीक है, जिंदगी अच्छा, तो वो है। तो खवातीन जिंदगी जो है, वो जिंदगी जीना सीखें और और नहीं, अपनी बेटियों को और बहुत सिखाएं। आई थिंक बहुत डुएबल है। आप पढ़ाई सबसे बड़ा हाँ हथियार हाँ, है आपका। सबसे बड़ा, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। आप चाहे पढ़ाई करें या बिजनेस आप हाँ, करें किसी या छोटे कोई कारोबार में आ या जाए, कोई बिल्कुल। कारोबार सीखें, लेकिन जिसकी हाथ में पैसा है, जो अपनी पेट में रोटी खुद डाल सकता है, ठीक है, जो पेट में रोटी खुद डाल सकता है, वो उसको फिर किसी और की रोटी और किसी और की छत और किसी और के जरूर घर की क्या जरूरत है। और मेरा ख्याल ये है कि ये जो सारी औरतें मुझसे सवाल करती हैं हम क्या करें, हम क्या करें, कभी मुझे गुस्सा आता है और कभी मुझे रहम आता है कि इनको किसी ने सिखाया ही नहीं कि क्या करें। लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि अब जबकि सीखने की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, अगर आप अब भी अपनी बेटियों को शादियों की चेन में फंसाए रखना चाहती हैं और वही 18 19 20 21 में रिश्ता ढूंढ के उनसे अपना जो हमने फर्ज अदा करना है, फर्ज अदा करना है बोझ या बोझ उतारना है कम सब। करना है, बिल्कुल बोझ उतारना है बिल्कुल। बेसिकली। आप लड़की को बोझ समझते हैं, लड़के के लिए तो आप नहीं कहते हमने फर्ज, हमने इसकी जल्दी जल्दी शादी करें, फर्ज करना है। तो आपने बेसिकली, आप थक चुके हैं लड़की के बोझ से, आपने वो इसका बोझ बोल। उतारना है। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को समझें कि नहीं, मैंने इसे जिंदगी की दौड़ में दौड़ने के काबिल बनाना है, तो मजे की बात तो तब है ना। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर तारा, फरवा फातिमा पूछ रही हैं, मेरी उम्र 40 साल है, अनमैरिड हूँ, माहवारी खराब हो गई है, क्लॉट आते रहते हैं, मेडिसिन खाई है, प्लीज मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। आई थिंक डायग्नोस्ट मेडिसिन 40 इयर्स हो गई हैं और माहवारी खराब है, तो हमें लाजमी बायोप्सी करनी है। तो क्योंकि मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था कि 40 के बाद आपकी कैंसर की शरह जो है वो बहुत बढ़ जाती है, तो अपनी डायग्नोस्टिक डीएनसी कराएं और उसके बाद उसकी बायोप्सी कराएं। और अगर सब कुछ ठीक है तो एक कॉइल आती है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं बार बार बता रही हूँ, कॉपर टी की तरह की एक कॉइल है जिसे मायरीना कहते हैं, लेकिन वो कॉपर टी नहीं है। कॉपर टी फ्री मिलती है, ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोग्राम्स में शामिल है, जबकि मायरीना का मकसद ब्लड लॉस को कम करना है। लेकिन इसके दो पर्पसेस हैं। एक पर्पस ये है कि चूंकि ये बच्चेदानी में डाली जाती है तो ये कॉन्ट्रासेप्शन भी करती है, और दूसरा ये कि ये पीरियड का लॉस जो है वो बहुत कम कर देती है। तो अगर लोगों ने अपने यूट्रसेस नहीं निकलवाने तो प्लीज मायरीना डलवाएं। मायरीना जो है वो आपकी माहवारी को एकदम 60 से 70% खून उसका कम कर देगी।
और मायरीना का जिक्र डॉक्टर तायरा ने जिंदगी से डरते में किया है, और क्या खूब किया है कि डॉक्टर मरीना खान से आपने उसका जो है वो लिंक बनाया था धूप किनारे का। तो उन्होंने बड़ी कहा कि 80 की दहाई में ये मायरीना की इजाद हुई और 90 की इजाद की डॉक्टर मरीना हाँ खान ने जी। और मैंने उसमें गई, वो हम देखा करते थे ना धूप किनारे, तो उस जमाने में हम डॉक्टर बन रहे थे, तो अब मरीना, अच्छा तो अब मरीना खान जो है उनको वो अवार्ड में मिल गए डॉक्टर अहमद, तो हम सारी लड़कियां सोचा करती थी हैं अस्पताल तो हम भी जाते हैं, हमें तो कोई डॉक्टर अहमद नहीं मिलता। वो सिर्फ ड्रामों में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा तो हमने मैंने उसमें लिखा है कि हमें तो वो सारे नजर आते थे, बड़े बड़े पेट वाले और मोटे गंजे। अच्छा जी, मैवल फातिमा कहती हैं 7 साल हो गए शादी को, 30 साल की हैं, एक बेटी है जो 6 साल की है, लेप्रोस्कोपी करा चुकी हैं, ट्यूब्स ब्लॉक थी, अब एक ट्यूब ओपन हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए कंसीव करने के लिए? टेस्ट ट्यूब बेबी ओपन बंद ट्यूब्स के साथ अगर आप उसको खुलवा भी दें तब भी कंसेप्शन रेट बहुत कम रहता है, क्योंकि उस ट्यूब का अंदरूनी जो जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो चुका होता है, अंदरूनी साख खराब हो चुकी होती है। तो जिस ट्यूब में से स्पर्म ने या एग ने या एम्ब्रियो ने गुजरना है, उसका अगर अंदरूनी साख खराब है तो वो नहीं गुजर सकता। तो इसलिए ट्यूब खोलने का भी ज्यादातर किस्सों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बल्कि सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि ट्यूबें खुलवानी है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो बहुत महंगा है, और ज़रूरी नहीं कि एक टेस्ट ट्यूब हो तो उसके बाद वो कामयाब भी हो, क्योंकि हर साइकिल की जो सक्सेस रेट है वो 30 to 35% है, और वो भी किसी अच्छे सेंटर पे। ये जो गली गली सेंटर खुले हुए हैं उन सब के पास तो मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास सक्सेस रेट हो, बहुत ही कम होगा, क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं होती। तो इसलिए ट्यूबें अगर आपकी एक खुल भी गई है तो तब भी चांसेस बहुत कम हैं। वैसे तो एक बेटी है काफ़ी है, उसी के साथ एंजॉय कीजिए, बिल्कुल, और अगर एक बेटी काफ़ी है भाई, मेरी एक ही बेटी है, मुझे बहुत काफी माशाल्लाह। आजकल के दौर में तो कसम खुदा की यही, और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, जिस दुनिया में रहने जा रहे हैं, ना पानी है ना कुछ और चीज होगी, आपने अपने बच्चों को इस दुनिया में ला के पता नहीं क्या हासिल करना है, अच्छा, जिनको आप कुछ नहीं दे सकते। मैं एक चीज बड़े और मैं कहा करती हूँ, शायद पहले भी मैंने कही थी, कि लोग कहते हैं रिस्क तो अल्लाह मियाँ देता है। हाँ, रिस्क अल्लाह मियाँ देता है, लेकिन इनका पिशी पोटी कहाँ जाएगा, सीवेज लाइन कौन बिछाएगा? ठीक है, वसाइल कहाँ आएंगे हमारे पास? वहाँ मतलब रिस्क अल्लाह मियाँ ने दे दिया है, लेकिन देगा, लेकिन ये है कि जो भी ह्यूमन बीइंग इस प्लेनेट पे आएगा वो ऑक्सीजन खर्च करेगा, वो खुराक लेगा मुंह से, उसके बाद खुराक तो आपका कॉन्सेप्ट है कि शायद मिल जाएगी, लेकिन स्कूल कहाँ से आएंगे, कॉलेजेस कहाँ से आएंगे, नौकरियां कहाँ से आएंगी? उनकी बॉडी से जो माहवारी का खून खारिज हो रहा है या पेशाब या पखाना खारिज हो रहा है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमारे पास वसाइल कहाँ पे है? एग्जैक्टली और डिस्पोज की बात करें, अब तो पैड्स इतने महंगे हो गए हैं, मतलब लिटरली हम तो सोच रहे थे कि आपके साथ एक सेक्शन कर ही लें कि भाई उसका कोई अल्टरनेटिव हमें बता दे। 700 की तो सिर्फ मतलब 7 या 8 पैड की वो रेंज आ गई है, तो बहुत महंगे हो गए यहाँ तो। इतना महंगा जी, इतना महंगा, मतलब वो 2 पैक्स होते हैं जिसमें 8 और 8 16 होंगे, और आपको पता है हैवी फ्लो हो तो एक वक्त में ही 4 पैड्स आपके वैसे ही लग जाते हैं। बस तो ये हालात है। जी मायरीना हाँ, रखवाएं एक अच्छा ही दफा। वफा पूछ रही है मायरीना का कितना खर्चा है? ये मायरीना का खर्चा रखवाने का तो वही होगा जो डॉक्टर फीस लेती हैं आप, और वो कोई ऑपरेशन थिएटर वगैरह में नहीं रखनी पड़ती, बस ऐसे ही डॉक्टर की कंसल्टेशन पे जाएं और रखवा लें। लेकिन शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, लेकिन 10,000 कोई मुझे कह रहा था कि शायद 10,000 की है या 8,000 की है। 10,000 से 15-20,000 हो गए हर मुझे रोज। अच्छा असल में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप गूगल कर लें कि हम मायरीना। पता कर हम आई थिंक थोड़ी सी रिसर्च करके फिर नेक्स्ट मैंने प्रोग्राम में मैंने आपसे मुझसे कहा था मुझसे कि बिल्कुल इसीलिए मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि ये हमें करना है कि मुख्तलिफ अच्छा कॉन्सेप्ट्स के जो मैं डेमोज है सोच वो रही थी अब फिर मैसेज आ गया कि मायरीना क्या है, या अल्लाह मायरीना फोन पे मैं सिर फाड़ के बैठ जाऊं, मायरीना क्या है? आप ऐसा करें
कि अगली दफा जो है एक मायरीना अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खरीद लें। वो ये है कि हम उसको दिखा के बहुत सारे डाउट जी या ये कर लेते, पैकेज बना लेते हैं हाँ हम किसी मेडिकल स्टोर पे जाके, बाकायदा जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आजकल दी जाती हैं, एक तो एक डॉक्टर से मशवरा करके फिर वहां हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, वो दिखा देंगे अपने देखने नहीं वालों की कि क्या क्या। वहां नहीं, आप लेकर आइए ठीक है, और पास रख ओके, लीजिए। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, कंबाइंड पिल्स, तो वो हम दिखाते रहेंगे। लेकिन ये ठीक है है, कि मायरीना का चलें, अगर आप ना खरीद सकें तो मैं जब वापस जाऊंगी तो मैं मेरे पास घर में पड़ी हुई है, तो मैं अपने घर से आपको वो दिखा सकती हूँ, ठीक है। और ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि ये कितनी ये छोटी सी चीज है, बिल्कुल एक वायर है छोटी सी, कॉपर टी की तरह। कॉपर टी का तो हर किसी को पता है ना, तो एक कॉपर टी की तरह है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इस पे हार्मोन लगा हुआ है, और वो हार्मोन लोकली जाके जो ब्लड लॉस है उसको बहुत कम करता है, ठीक है। तो ये इन्होंने पूछा क्या हेयर फॉल पीसीओएस की वजह से होता है, एक हाँ पूछ रही हैं। हाँ, जनाब मोटापे की वजह से होता है। अगर मोटापा कम होगा तो हर चीज ठीक होएगी। आप घर के बजट में से, मुझे लोगों से बहुत गिला है, महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा, लेकिन ऑयल और घी की और कंजम्पशन बिल्कुल चीनी, कम नहीं हो रही, और ऑयल, चीनी की। चीनी, मुझे ये आटा बताएं, अगर और आटा आज चलें, और आटा आटा तो फिर भी गरीब कहते हैं कि हम क्या खाएं, आटे को मैं माफ करती हूँ। लेकिन अगर पूरा पाकिस्तान आज ये सोच ले कि हमने चीनी और ऑयल अपने घर नहीं लाना, या लाना है तो मिनिमम, आप मुझे बताएं। लोगों से पूछना चाहिए, अच्छा आपके घर कितना ऑयल खर्चा है, मुझे आप बताएं शाइस्ता, महीने का। आई थिंक 4 या 5 लीटर बॉटल आती है, अब आई डोंट नो कि वो ज्यादा है या नहीं, बट 5 लीटर बॉटल तो आती ही आती है। अच्छा अच्छा, मेरे घर में चीनी का खर्चा सिर्फ मेरे सर्वेंट्स के लिए होता है, आटे का खर्चा सिर्फ उनके लिए होता है, क्योंकि ना मैं चीनी लेती हूँ ना मैं ज़्यादा रोटी लेती हूँ, और ऑयल भी मैं कम ही रखती हूँ, मगर जब बनता है तो सबके लिए बनता है तो फिर वो ज़ाहिर है कि ऑयल भी इस्तेमाल होता है। मगर मेरी बहुत सख्त तलकीन होती है कि आपने कम से कम, मुझे ये तैरता हुआ घी नजर ना आए, तेल नजर ना आए, जब अच्छा। तक वो मैं दाल, तो नहीं, दाल में मैं तो तड़का। मैं तो सोचें कि मैं तो घर आके अगर मुझे खाने में ऑयल नजर आ जाए तो मैं वो खाना खाने से इनकार कर देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं नहीं खाऊंगी। तो अब सोचें, हाँ, अब नसीम बेगम को तो फिर मेरी जो मेड है उन्हें तो हाथों पड़ जाते हैं कि अब जाहिर है, अगर ये अब थकी हारी आई हैं और खाना ही नहीं खा रही, तो उसकी तो फिर एग्जिस्टेंस जो है या उसकी प्रेजेंस जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है ना। तो वो फिर उसके बाद फिर वो कोशिश करती हैं कि भाई बहुत कम ऑयल। अच्छा, चीनी हमारे घर आती ही नहीं है क्योंकि मैंने नसीम बेगम की चीनी भी छुड़वा दी हुई है। मैंने कहा ना असी खावांगे ना ਤੁਹਾਨੂੰ खाण दवांगे, ठीक है। ठीक है, तो चीनी आती ही नहीं है, यानी हमारे घर स्वीट डिश बनती ही नहीं है। अच्छा, और आटा भी बहुत कम से कम, बल्कि आटे के सिलसिले में मैं एक बात बताना चाहूंगी। क्या आपको पता है, पता नहीं उर्दू स्पीकिंग में मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाबी में बच्चों को जो इतनी सी रोटी बना के देते थे उसे गुल्ली कहते थे। आप, पता नहीं आपके यहाँ उसे क्या कहा जाता है, या शायद आप जो घी मुझे नहीं पता, पंजाब से घी में ताल्लुक बन है। जो घी और चीनी में बनती थी नहीं उसकी बात नहीं, कर वो रहे घी और चीनी नहीं तो वैसे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जो साइज छोटा करके हो? फुल्का, बनाते थे ना। हम इसको अ, फुल्का कहते हैं। नहीं, फुल्का तो हाँ फुल्का इतना सा है, देखें, एक तो है ना जहाजी नुमा रोटी, हम्म वो नहीं। एक है फुल्का जो बहुत क्यूट हम्म प्यारा सा फूला फूला सा होता है, मेरी अम्मी हम्म हमेशा फुल्के बनाती हम्म थी। एक वो, एक ये है कि एक छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो तुम्हारे लिए स्पेशल रोटी बनाई है, उसको इतनी सी रोटी बनाएंगे, उसको कहते हैं गुल्ली, अच्छा। ठीक है। तो वो मेरी अम्मी बना के दिया करती थी कि बच्चे को जी गुल्ली बना दो, तो बच्चा बड़ा खुश होएगा कि जी मेरे लिए स्पेशल रोटी बनी है, छोटे साइज की, उसके साइज की ना। तो आप सोचें कि मैं जिस दिन मेरा रोटी खाने को दिल जी चाहे, उस दिन मैं नसीम को कहती हूँ नसीम एक गुल्ली बना दो। तो आप अच्छा, सोचें, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी भी। तो वो नसीम फिर जो है वो इतने से पेड़ा लेके, इतना सा पेड़ा लेके उसकी एक गुल्ली समझे बना कि गोलगप्पा हो गया ना, फिर वो तो के, गुल्ली भी ना, गोलगप्पा बस और रोटी के बीच गोलगप्पे से थोड़ा में सा बड़ा। बड़ा। तो डॉक्टर साहब, वो गुल्ली बना के लाएंगी। अच्छा, उसका ट्रिक ये है जो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, ट्रिक ये है कि आपके घर जो भी सालन बना है, दाल बनी है, करेले बने हैं, कुछ भी बना है,
आप वो इतना ज्यादा सालन लें, ठीक है, और दाल लें, और आप गुल्ली के छोटे छोटे नवालों से ज्यादा सालन जो है वो खाएं। तो बेसिकली ट्रिक ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम अंदर जाएं। इसी तरह अगर दाल चावल, मुझे दाल चावल काफ़ी पसंद है, तो लोग, आपने देखा है कि नॉर्मली हम दाल चावल किस तरह खाते हैं कि पहले हम चावल डालते हैं प्लेट में और उसके बाद हम ऊपर दाल डालते हैं, ठीक है। मैं ऐसे उल्टा करती हूँ, मैं पहले दाल डालती हूँ और दाल के ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ राइस, ठीक है। तो वो अच्छा। दाल ज्यादा हो गई, राइस बहुत थोड़े हो गए, क्योंकि वो उसके ऊपर स्प्रिंकल्ड है, ठीक है। और साथ में वो जो सैलेड होता है, जैसे वो कचूरमा सैलेड छोटा छोटा होता है, वो डाला, साथ में पुदीने की चटनी बनाई। आहा, क्या बात है भाई, इस खाने से अच्छा कोई खाना हो सकता है। तो नहीं बेसिकली हो राइस या रोटी की, कार्ब्स की अपना टेस्ट भी बरकरार रहे और उसकी कम से कम इनटेक अंदर जाए। गुल्ली का कॉन्सेप्ट या चावल स्प्रिंकल करने का कॉन्सेप्ट ये है। और बिस्किट आधा, बल्कि मैं आपको बिस्किट दिखाऊं, मैं अपने बिस्किट जो है ना वो न्यूयॉर्क भी लेकर आई हूँ। अच्छा डॉक्टर तायरा, आप जितनी देर में हमें अपना बिस्किट दिखाती हैं, मैं अपने देखने वालों के लिए बताती चलूं कि प्लीज अगर आप हमसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, वो किसी भी हवाले हो सकती है। खुदा न खास्ता अगर आपने ब्रेस्ट कैंसर को एक्सपीरियंस किया है या सर्वाइकल कैंसर को एक्सपीरियंस किया है, इसके अलावा इनफर्टिलिटी के इश्यूज आपने एक्सपीरियंस किए हैं, यूट्रस की नॉर्मेलिटी कहीं आपने फेस किया है, तो प्लीज आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अगर चाहें तो ऑडियो भेज दें और अपनी स्टोरी हमें सुना दें कि जी किस तरह से आपने वो पूरा प्रोसेस गुजारा, डॉक्टर के पास गई और इलाज कैसे हुआ, और अब आपने वो इलाज करके आप वो कंप्लीट शफायाब हुई हैं, और क्या गलतियां आपसे उस सारे सिनेरियो में हुए, चाहे वो उस बीमारी के डायग्नोज की वजह से हो या कुछ इस तरह। तो आप हमें 0333019476 पर ये कहानियां शेयर कर सकते हैं और अपने सवालात भी हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं। अब आप दिखाएं डॉक्टर दायरा। ये देखें, आधा बिस्किट मैंने खा लिया था क्योंकि मैंने अब चाय आधा पी कल थी। खाएंगी, अब आधा कल नहीं, शाम को, शाम शाम को, को, अच्छा शाम, शाम ये शाम की चाय है, को। अच्छा ठीक है। ये देखें, ओके। ये मेरा मैकविटीज बिस्किट है, मुझे अच्छा अच्छा लगता है ये, कि इसमें मीठा बहुत कम होता है, हाँ, लेकिन लेकिन ये ये बीच हाँ ये बीच बिस्किट में ना। बीट तो है, लेकिन ये कि मैं चूंकि इसे बहुत थोड़ा खाती हूँ, आधा आधा खाती हूँ, और दिन में एक से ज्यादा नहीं खाती, पूरे दिन में एक बिस्किट से ज्यादा नहीं खाती, तो इसलिए कसम से बड़ी, ये कैसे करती हैं आप? बस मैं तो सोच सोच के मैं आपको अगर अपनी डाइट तफसील बताना शुरू करूँ तो आप तो बेहोशी हो जाएंगी, इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ कि शेयर करूँ। नहीं नहीं, प्लीज मुझे बेहोश होने का मौका जरूर दें। अच्छा डॉक्टर तायरा, आई नो हमारा पर टाइम बस कम रह गया। माहम हैदर हमसे सवाल पूछ रही हैं। मेरा क्वेश्चन था कि सी सेक्शन के बारे में। 17 दिसंबर 2021 को फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था, अब मेरी ड्यू डेट 15 को है, 15 जुलाई को है, तो क्या इतने गैप में नॉर्मल के चांस हैं या सी सेक्शन ही सही तो ये रहेगा? क्या मतलब, एक सी सेक्शन से निकल के इन्होंने एक बच्चा निकाल के फौरन दूसरा बच्चा अंदर डाल लिया? अब ये तो टाइम देखे ना, 2001 में अच्छा, इन्होंने ये किया था और अब ये 2001 में, नहीं नहीं, 2023 है। हाँ 2001 में, नहीं, मैं अच्छा समझी टाइम। 2022 में, सॉरी सॉरी, 2000 नहीं, हो सकता है नॉर्मल, लेकिन बेसिकली मेरी बहुत सी रिजर्वेशंस होती हैं एक सिजेरियन के बाद नॉर्मल कराने में। पता नहीं किस सेंटर में ये जाएंगी, मेडिकल हेल्थ किस लेवल की इनको अवेलेबल होगी, तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो ये कंसिडर करें और फिर उसके मुताबिक फैसला करें। हो तो सकता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ मेडिकल स्टाफ एंड द सेंटर। अच्छा डॉक्टर तायरा, आप गिने जिने कह रही हैं कि आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, यही कह रही हैं हमें? ओह, हाँ, आपकी वजह से थैंक, बहुत सी चीजों के बारे में आगाही मिल रही है। और प्लस एक देखा, सवाल हमारे पास आता है कि डॉक्टर तायरा आपकी मेरी आंखें किताबें बाहर कहाँ निकल से, आई हैं, मेरी आंखें बाहर निकल आई हैं। आपकी किताबें कहाँ से मिल सकती हैं? जी, मेरी किताब आंखों, मेरी आंखों के दो रिसोर्सेज, आंखों के नहीं, आंखें तो इधर ही हैं, किताबों के दो रिसोर्सेज।
या वो नहीं कार्टून्स में जो बाहर निकलेगा। हाँ, एक तो ये है कि लाहौर में अक्स पब्लिशर्स हैं, उनको आप कांटेक्ट कर लें, और दूसरा मैं अपनी वॉल पे लगाती रहती हूँ, शौकत अजमत पब्लिशर्स हैं लाहौर ही में, उनका नंबर दे देती हूँ तो वो भी भिजवा देते हैं। तो आप मेरी वॉल पे अक्सर वो मैं नंबर लगाती हूँ, चाहे वो लोग ये समझें कि मैं कोई बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही यार, पढ़नी है तो पढ़ो, नहीं पढ़नी तो ना पढ़ो, ठीक है। मैनू कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंटरेस्ट नहीं होती खरीदो फरोख्त ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਖ नहीं लगता, बल्कि अपने पल्ले से पैसा जाता है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर तायरा का मानना है कि जिंदगी आसान करें अपनी भी और अपने जो पार्टनर्स हैं उनकी भी। ये प्रोग्राम भी इसी काविश का एक नतीजा है कि गायनी फेमिनिज्म के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा बात करें, आपको अपने जिस्म के हवाले से, अपनी तौलीदी सेहत के हवाले से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से बात करने में शर्म महसूस ना हो। अगले बिल्कुल हफ्ते फिर यही वाला टाइम रहेगा डॉक्टर तायरा, या हम किसी और टाइम पे? यही बात नहीं, यही तो हम आपसे ये मुलाकात करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। नहीं, आज तो मैं सच आपकी कमिटमेंट थी, अदरवाइज आपने कहा था 7 बजे, बट जो भी आपको वो फील हो हम फिर अनाउंस कर देंगे। असल में मुझे एक बाहर चाय पीने जाना था, चाय नहीं कॉफी, यानी मेरी कॉफी पे ब्रेकफास्ट पे इनविटेशन था। तो वो फिर मुझे एकदम याद आया कि ओह ऐसा ना हो कि मैं तो बाहर अपने लूर लूर फिरने चली जाऊं और तुम लोग मेरा इंतजार करते रहो। नहीं चलिए नहीं, आप अगले जो हफ्ते फिर जो भी आप टाइम टाइम आप बताइए। बताएंगे उस हाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक थैंक है, यू सो अभी मच। थैंक यू वैसे सो अभी मच। 5 मिनट हैं, 5 मिनट हैं, आप एक आध अच्छा, सवाल जल्दी से पूछ सकती हैं। मैंने मेरे आपको पास कुछ इस वक्त मैंने आपको सवाल भेजे थे, अगर आपके पास नहीं है तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। आप अगर पढ़ दें, क्योंकि मेरे पास मोबाइल से मैं फेसबुक लाइव कर रही हूँ तो शायद मैं ना पढ़ सकूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसको अभी आपको अभी मैंने चूंकि ये भेजे थे तो मैं आपको मैं पढ़ देती हूँ। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से ये कहना है कि जो वो मुझे सवाल भेजते हैं, वो अगर आप लोगों, अच्छा ये एक सवाल है जनाब, पता नहीं मैं नजर आ रही हूँ कि नहीं, लेकिन आ ये रही है हैं, कि आ अच्छा रही हैं। ठीक है। मेरी उम्र 20 साल है और मेरा कद 5 फुट है। मेरी बहन की उम्र भी 18 बरस है। उम्र के लिहाज से उसका कद छोटा है। तो ये इन और माहवारी जाहिर है काफी अरसे से आई हुई है, और ये लोग कोई दवाई इस्तेमाल करने के बारे में पूछ रहे हैं कि कद छोटा होने के लिए। तो उनसे कहना ये है कि लड़कियों का जब माहवारी आती है उसके बाद सिर्फ 1 साल तक कद बढ़ने का चांस होता है, और उसके बाद कद बढ़ना रुक जाता है। तो इस स्टेज पे दवाई इस्तेमाल कराने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इसी तरह एक और सवाल आया है कि हज का सीजन आ रहा है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हज करने जा रहे हैं, तो ख़वातीन क्या करें अपनी पीरियड्स के सिलसिले में। उससे उसका ये है कि दवाइयाँ तो हैं, लेकिन आप बेहतर ये है कि डॉक्टर से मिलके वो दवाई लें, ताकि वो आप कैलकुलेट करके आपके पीरियड के हिसाब से बताएं कि ये किस तारीख से किस तारीख तक खानी है और कितनी खानी है। क्योंकि ये दवाइयाँ पीरियड के आने से काफी दिन पहले शुरू की जाती हैं। अगर एन टाइम पे शुरू करें तो फिर पीरियड आने का चांस होता है। तो लोकल ये बहुत आम दवाइयाँ हैं, बहुत सस्ती हैं, और ये डॉक्टर से मिलके लें। दूसरा उन्होंने कहा है, यही सवाल था कि हाउ दिस मेडिसिन शुड बी टेकन, बट आई थिंक यू नीड अ गायनेकोलॉजिस्ट। देन व्हाट टॉनिक्स कैन बी टेकन। अपने हीमोग्लोबिन बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में ज्यादातर लो है, और विटामिन डी भी कम है। तो अपना विटामिन डी चेक करवाएं और उसके मुताबिक कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स लेना शुरू करें। और आयरन की गोली जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन ज्यादातर लोगों का लो होता है। माहवारी में जितना खून जाया होता है उतना बनता नहीं है। अच्छा, अच्छा एक डॉक्टर तायरा, जी जी, सॉरी मैं एक सवाल शामिल कर लूं। इंजीनियर सफीर अहमद साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि एग्स की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, प्लीज सजेस्ट। दवाइयाँ, और वो भी अंडर गायनाकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट। ये ऐसे ये सवाल और जवाब से अंडा जो है वो मेच्योर नहीं हो सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि ऐसी एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट जो बांझपन के केसेस या इनफर्टिलिटी के केसेस को डील करती हो। अच्छा, आखिरी सवाल हम ये मैं पढ़ देती हूँ कि मेरी बेटी 13 साल की होने वाली है। 20 मार्च से 18 अप्रैल तक उसे ब्लड की स्पॉटिंग होती रही है, अभी तक उसे खुल के पीरियड्स नहीं हो रहे।
सफेद और हल्के पीले रंग का डिस्चार्ज हो रहा है और पेट के निचले हिस्से में दर्द है। जब बच्चियों को पीरियड शुरू होते हैं तो उनका ये जो साइकिल होता है ये बहुत इमेच्योर होता है, इसको मैच्योर होने में देर लगती है और इससे आप नहीं घबराएं। हार्मोन्स लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ स्पॉटिंग है तो जस्ट सपोर्ट योर डॉटर और सी के ये कहाँ जाता है। और जो डिस्चार्ज हो रहा है अगर वो स्मेली नहीं है और अगर वो खारिश नहीं हो रही तो इसका मतलब है नॉर्मल है। अगर स्मेल या खारिश है साथ में तो फिर फ्लैजिल की गोलियां जो हैं वो खिलाई जा सकती हैं सुबह दोपहर शाम। अच्छा, एक और सवाल आखिरी। डॉक्टर साहिबा, शादीशुदा हूँ, 4 माह की प्रेगनेंसी है, 3 या 4 दिन पहले इंटरकोर्स के बाद वजाइना के राइट साइड पे स्वेलिंग शुरू हो गई जो कल से इतनी बढ़ गई है कि उठना बैठना भी मुश्किल है। डॉक्टर के मशवरे से एक ट्यूब इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें, ये जिस भी डॉक्टर ने आपको देखा होगा वो यकीनन गायनाकोलॉजिस्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो स्वेलिंग वजाइना के साइड पे बनती है उसे बार्थुलिन एब्सिस कहते हैं और वो उसका हल ये है कि उसमें से पीप निकलवानी पड़ती है। प्रेगनेंसी हो भी तो तब भी, क्योंकि वो बहुत पेनफुल होती है और वो यानी जब तक उसके अंदर से हम पीप नहीं निकालेंगे वो ठीक नहीं होगी। तो आप काइंडली किसी एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाइए और इसका प्रॉपर, ठीक है? तो मेरा ख्याल है Thank you so much. It's time to say goodbye, जी. Thank you. All the best. Enjoy your क्या कहते हैं visit in US और बहुत सारा enjoy.